हेलो दोस्तों, जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट के रूप में कुल 100 प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइएगा। निश्चित रूप से आप अपना आकलन स्वयं कर पाइएगा कि आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देने में सक्षम हो पाए हैं। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में जहां पर ज़रूरत होगी डिफिनिट आप लोगों को उस प्रश्नों को विस्तार से बताया जाएगा। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने किलोमीटर है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 149 मिलियन किलोमीटर। कितना होगा? 149 मिलियन किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? कितने दिन लेता है? 88 दिन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और याद रखिएगा, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है? भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, भारत का प्रामाणिक देशांतर जो है वह 82.5 डिग्री है। कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री है। यह प्रामाणिक देशांतर जो है कहाँ से गुजरा है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरा है। कहाँ से गुजरा है? मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरा है। आप और साथ में यह भी याद रखिए, भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे विस्तार से पढ़ते हम लोग जाते हैं। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? प्रश्न संख्या 4 है, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कॉल्डेरा है। क्या है? कॉल्डेरा जो है वह ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। इसका आंसर होगा बिल्कुल कोलोरेडो नदी। कौन नदी? कोलोरेडो नदी एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरने के बाद ही समुद्र में मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? किसमें? स्लेट में परिवर्तित होती है। याद रखिएगा, स्लेट जो है वह कायांतरित चट्टान है, यानी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो स्लेट जो है वह कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। तो कह रहा है कि कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा सेल। सेल जो है एक अवसादी चट्टान है और यह परिवर्तित होकर के यानी कायांतरित होकर के स्लेट का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, झारखंड राज्य में बिहार के कितने जिले शामिल थे? झारखंड राज्य में बिहार के कितने जिले शामिल थे? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था, कब हो रहा था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य बन रहा था। उस समय बिहार के 18 जिले को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। उस समय बिहार में टोटल 55 जिले थे। कितने जिले थे? 55 जिले थे। 18 जिले झारखंड को दे दिया गया तो बच गया कितना जिला? 37 जिला। अभी वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। एक जिला हाल फिलहाल में बना है अरवल, इसलिए बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई। और लेकिन जिस समय झारखंड का निर्माण हो रहा था तो 18 जिला झारखंड को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है, यानी सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का संथाल। झारखंड में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति जो है वह संथाल है।
इसका आंसर हो जाएगा संथाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 प्रश्न की ओर। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी, गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? यानी कि अगर गंगा इस रूप में बह रही है तो इस दिशा में दक्षिण से कौन सी नदी आकर उसमें मिलती है, आपको यह बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इस चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन और क्यूल। सोन, पुनपुन और क्यूल। यह ऑप्शन नहीं होगा, इसमें दामोदर है। यह ऑप्शन नहीं होगा, इसमें कोसी है। यह भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें कोसी है। कोसी उत्तर दिशा से आके मिलती है, तो दक्षिण दिशा से आंसर क्या हो जाएगा? सोन, पुनपुन और क्यूल नदी जो है वह गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बॉक्साइड किन जिलों में मिलता है? झारखंड में बॉक्साइड किन जिलों में मिलता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा रांची पलामू। क्या होगा? रांची पलामू क्षेत्र में बॉक्साइड मिलता है। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है। झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल झारखंड में सीमेंट उद्योग सिंदरी में है। कहाँ है? सिंदरी में है। याद रखिए सिंदरी में उर्वरक बनाने का उद्योग भी है, यानी उर्वरक के लिए भी प्रसिद्ध है सिंदरी। 12 नंबर का प्रश्न है। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? तो भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वह क्या रही है, आपको बताना है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 2002 से 2007। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 के बीच रही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मस्थल कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मस्थल कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मस्थल मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का प्रश्न। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का सी नंबर मानेकशॉ। मानेकशॉ फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय थे। 15 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आर डी बनर्जी ने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कब की? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है मोहनजोदड़ो। यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे का स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला से के नाम से भी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से ही बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है और यहाँ से पशुपति की मूर्ति भी मिली है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का प्रश्न है। भारत से बर्मा कब अलग किया गया? भारत से बर्मा को कब अलग किया गया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 1937 ईस्वी। उन्हें भारत शासन अधिनियम 1935 में घोषणा कर दिया गया था बर्मा को अलग करने की, और 1937 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया? उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उड़ीसा से बिहार को 1936 ईस्वी में अलग किया गया। कब अलग किया गया? उड़ीसा से बिहार को 1936 ईस्वी में अलग किया गया। याद रखिएगा 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग किया गया, जिसमें बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। लेकिन आगे चलकर 1936 में बिहार से उड़ीसा को काट के अलग राज्य बनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर का प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसमें दो रंग के प्रश्न कभी कभी हो जाते हैं, और यहाँ बिल्कुल देखने मिल रहा है 1942 भी ऑप्शन में दिया है और 1943 भी ऑप्शन में दिया है। तो डिफिनिट रूप में हम लोग 1942 पर जाएंगे। अगर आज़ाद हिंद फौज के गठन जो है इसके बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह, याद रखिएगा नाम, कैप्टन मोहन सिंह के मन में यह विचार आया था आज़ाद हिंद फौज के गठन करने की। तो आंसर 1942 उनके अनुसार हो जाएगा। लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे
असफल हो गए थे। परंतु उसके बाद रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया था। तो ये सफल रहे थे, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के पहली बार गठन किसने किया था? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह। इसलिए 1942 में हम लोग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय मई 1953 में हुई। कब हुई? मई 1953 में हुई। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शेरपा तेंजिंग। नाम याद होगा आप लोग को। शेरपा शेरपा तेंजिंग जो थे वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह शेरपा तेंजिंग भारतीय थे। इसके साथ एक और व्यक्ति था, उसका नाम था सर एडमंड हिलेरी। क्या नाम था? सर एडमंड हिलेरी। ये न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और शेरपा तेंजिंग भारतीय थे। ये दोनों एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? मार्टिन लूथर किंग जो थे वह कहाँ के निवासी थे, आपको बताना है। बिल्कुल, मार्टिन लूथर किंग जो थे वह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? मार्टिन लूथर किंग संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। 21 नंबर का प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी का नाम बताना है दक्षिण अफ्रीका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी एंड्रयूज थे। कौन थे? एंड्रयूज थे। याद हो गया होगा आप लोग को। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी एंड्रयूज थे। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको तो मालूम होगा, कब का है? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। अमृतसर पंजाब की घटना है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चेम्सफोर्ड। कौन था वायसराय? चेम्सफोर्ड था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबरनामा। अकबरनामा 23 नंबर का प्रश्न है। अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा किसने लिखी है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अकबरनामा जो है वह अबू फजल की रचना है। किसकी रचना है? अबू फजल की रचना है। यह फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अगर पूछा जाता है अब अकबरनामा किस भाषा में है, तो याद रखिएगा फारसी भाषा में है। अबू फजल, अबू फजल के बारे में अगर आ गया है तो थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अबू फजल अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न थे। 9 रत्नों में एक रत्न थे। इसकी एक और रचना है जो प्रसिद्ध है, उसका नाम है आइन ए अकबरी। क्या नाम है? आइन ए अकबरी। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो यह अबू फजल की दो रचना का नाम याद रखिएगा। एक हो गया अकबरनामा और दूसरा हो गया आइन ए अकबरी। याद रखिएगा। 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में सलीम के इशारे पर, सलीम के, अकबर के पुत्र सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला, कौन थे? ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी थी अबू फजल की। किसकी? अबू फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला। यह नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वीर सिंह बुंदेला, इसकी हत्या करने के बाद अकबर काफ़ी दुखी हुए थे और कुछ समय के बाद 1605 ईस्वी में अकबर की भी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर का प्रश्न है। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण जो है किस आंदोलन से हुआ, यह पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 ईस्वी में चलाया गया। यह चंपारण सत्याग्रह संबंध कहाँ से है? बिहार के चंपारण से है। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी, यानी कि 3 कठिया पद्धति के कारण लोग की जीवन यापन काफ़ी दुखदायी हो गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की और चंपारण की किसानों की समस्याओं को दूर किया। इसलिए भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के आवरण के आंदोलन की शुरुआत चंपारण से होती है। आंसर हो जाएगा चंपारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पोखरण।
पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, पोखरण जो है भारत द्वारा आणविक परीक्षण किया गया वहां पर, वह राजस्थान के जैसलमेर में है। कहाँ के है? राजस्थान के जैसलमेर में है। याद रखिएगा, पोखरण में 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया है। वह 2 बार कौन कौन है? याद रखिएगा, 1974 1974 में, और एक हो जाता है 1998 में। एक हो जाता है 1998 में, यानी 24 साल के बाद। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किया गया। यह राजस्थान में है। 26 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धित है? किस पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा उपन्यास है आनंद मठ, इसी से वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। आप सभी को मालूम है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कब किया गया? तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे स्वीकार किया गया। कांग्रेस के मंच पर पहली बार वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार इसे कांग्रेस के मंच पर गाया गया था। तो वंदे मातरम के बारे में जो भी जानकारी है आपको बता दी गई। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना किस भाषा में की थी, यह पूछने का प्रयास किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की थी वह संस्कृत भाषा में की थी। किस में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसमें जय विज्ञान शब्द किसने जोड़ दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने जोड़ दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान शब्द को जोड़ दिया गया था। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बिल्कुल, प्रश्न मिल गया हम लोग को। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यानी जय विज्ञान इसमें जुट गया है। यह नारा किसने दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जय विज्ञान शब्द को जोड़ दिया गया है। अगर जय जवान जय किसान का नारा रहता तो लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन इसमें जय विज्ञान जुट गया है। आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है। हम लोग जानते हैं, जैसे ट्रेन को रोकने के लिए किसे? लाल बत्ती का सहारा लेते हैं। कहीं भी खतरे का निशान होता है, लाल बत्ती का सहारा लेते हैं। तो क्यों लाल बत्ती का ही सहारा क्यों लेते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सोचिए, कुछ समय बिल्कुल आपको मिलेगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। वायु में इसका शोषण न्यूनतम होता है, यानी लाल रंग जो होती है उसका वायु में शोषण अधिक होता है। हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, यह भी कभी कभी पूछ देता है किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन यानी फैलाव इसका कम होता है, जिसके कारण यह दूर से दिखाई देता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण हम इसे दूर से देख पाते हैं। इसलिए खतरे के संकेत को हम दूर से अगर आभास कर लेंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं। इसलिए खतरे के रूप में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। वायु में इसका शोषण कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर किसका प्रतीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर जो है वह शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है कबूतर। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक कार का भार 1500 किलोग्राम है, 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना बल लगेगा, यानी कि कितना बल लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? F बराबर ma हो जाएगा बल, तो इसको निकाल लेंगे हम। 1500 गुना हो जाएगा यानी कि 30/10 हो जाएगा, तो 15 तिया 45। आंसर कितना हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 45 नहीं 4500 न्यूटन। 4500 न्यूटन। एक कार का भार 1500 किलोग्राम है, 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना बल लगेगा? तो 4500 न्यूटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4500 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो क्या होगी? यानी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने बोल रहा है। के ई बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। तो 1/2 इसको 2 से गुना कर दीजिए, v² है 0.1 पर होल स्क्वायर कर दीजिए, 2 तो कट जाएगा, तो 0.1 गुना 0.1 तो 0.01 हो जाएगा। तो 0.01 किस में है? बिल्कुल 0.101 आपका बी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.01 जूल। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0.01 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, के ई बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? समांतर में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? समांतर 1/R1 हो जाएगा, 1/3, 1/R2 हो जाएगा, 1/6। इसका एलसीएम 6 ले लीजिए, 3 दूना 6, 6 का 6 तो 3/6, 3 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल आंसर हो जाएगा 2 ओम। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े जा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। हम लोग आसानी से निकाल लिए इसको। अगला प्रश्न, किसी तत्व की भार संख्या 18 है का क्या कह रहा है? किसी तत्व की भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मांग रहा है। इसका आंसर बिल्कुल आप लोग भी निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग हल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? 7 होगी। आप लोग को याद होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ प्रश्न में 7 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 7। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इसलिए इसमें इसमें भी यानी क्रमशः क्या है? इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी, चारों में। तो चारों ऑप्शन में 7 है, तो याद रखिए प्रोटॉन की संख्या कितना निकल गया हम लोग का? 7 निकल गया। अब मांग रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको यानी कि तत्व की भार संख्या से घटा दीजिए उसको। तो 18 में 7 घटा दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा? 11। ये आपका क्या निकल गया? ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया, 7 और 11। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर, 7 और 11। 7 हो गया आपका प्रोटॉन की संख्या, 11 हो गया आपका न्यूट्रॉन की संख्या। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, सूर्य सेल परिवर्तित करती है। सूर्य सेल क्या परिवर्तित करती है? बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हम जानते हैं सूर्य से प्रकाश प्राप्त होती है, वह प्रकाश है तो प्रकाश ऊर्जा ही दे सकती है हम लोग को, और प्रकाश ऊर्जा को हम लोग डाइवर्ट किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा में डाइवर्ट करते हैं। इसलिए सूर्य सेल से हमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने मिलता है। अगला प्रश्न है, पारसेक पारसेक किसकी इकाई होती है? आप लोग पढ़े होंगे पारसेक। बिल्कुल पारसेक जो है वह दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। एक पारसेक बराबर, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पारसेक बराबर होता है 3.26, 3.20 यानी 26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। और इसका एक और मान है, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 टू दी पावर 16 मीटर।
10⁻16 मीटर, ये भी पारसेक के मान होता है। तो पारसेक का 2 मान याद रखिएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष यानी 3.26 प्रकाश वर्ष, या 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। प्रकाश दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, याद रखिएगा। यह पारसेक जो है, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है। इससे बड़ी इकाई दूरी मापने की कोई और नहीं होती है। 39 नंबर का प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सोडियम जो है यह तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? परमाणु संख्या क्या है? 13 है। संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता देखते हैं हम लोग। परमाणु संख्या 13 है, अगर इसे हम लोग तोड़ते हैं 2 8 3, 2 8 3, तो 3 पूरा नहीं होता है, इसलिए संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? क्या बनाने में? सूखी सेल बनाने में किया जाता है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सूखी सेल बनाने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या आता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन धातु है? कौन सी परिवर्तन धातु है, यह पूछा जा रहा है। तो इस चारों में कौन सी परिवर्तन धातु है? बिल्कुल इस चारों में देखा जाए तो कॉपर जो है, Cu जो है, वह परिवर्तन धातु यानी कॉपर यानी तांबा, यह परिवर्तन धातु है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो इसको अगर डिवाइड तोड़ा जाए 2 4 यानी कि 2 6, तो प्लस इसमें 2 की जरूरत पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें तो 43 नंबर का हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन यहाँ भी है, बी भी है, सी भी है, आप कोई भी मारिए, दोनों सही है। बी और सी दोनों में कोई भी सही हो सकता है, क्योंकि दो जगह 2 ऑप्शन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, प्रजारण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है। ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, जिसमें परमाणु या आयन का क्या होता है? परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी रिडक्शन करेगा, वह रिडक्शन कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन देना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, त्याग करना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 45 नंबर, कास्टिक सोडा का सही सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का सही सूत्र क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा का सही सूत्र हो जाएगा NaOH। NaOH कास्टिक सोडा का सही सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? चूहों को मारने की दवा कौन सी है? कौन सी दवा है जो हम चूहे को मारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फेट। क्या है? जिंक फॉस्फेट जो है वह चूहों को मारने की दवा है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य इन चारों में क्या है? आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और अपने उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसके वाष्प का दबाव कितना होता है, यह पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 48 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 760 mm पारे से कम। 760 mm पारे से कम, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर का प्रश्न है, काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? काला छिद्र ब्लैक होल, जिसको हम लोग आम बोलचाल में ब्लैक होल बोलते हैं, काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा भारी न्यूट्रॉन तारा। भारी न्यूट्रॉन तारा के
सिकुड़ने से काला छिद्र यानी ब्लैक होल बनता है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग को ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वह तारे के भविष्य यानी कि न्यूट्रॉन तारा जो होता है उसका भविष्य किस पर निर्भर करता है? याद रखिएगा, न्यूट्रॉन तारा जो है उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मिचेल, नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। मिचेल, सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना किसने की थी? मिचेल ने की थी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, किसकी परत वायुमंडल में होने से हरा घर का प्रभाव होता है? हरा घर यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव हम लोग जानते हैं ना, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो किसकी परत में वायुमंडल में उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो आने के खुला द्वार रखती है, लेकिन पृथ्वी से लौटने वाली गर्म हवा को वह रोक लेती है, जिससे हमारे वायुमंडल के निचले परत गर्म होती है और यह हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो डेफिनिट है हमारा वायुमंडल गर्म होगा। तो हरा घर का प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एम एन राय की उत्प्रवासी संप्रदायवादी पत्रिका है? एम एन राय की पत्रिका कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एम एन राय की पत्रिका इसमें वेगार्ड है। कौन सी है? वेगार्ड एम एन राय की पत्रिका का नाम है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पादन के संदर्भ में अल्प है? सकल उत्पादन के संदर्भ में अल्प है यानी बहुत कम है, उस फसल का नाम बताना है। बिल्कुल इस चारों में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चावल। चावल का जो है सकल उत्पादन के संदर्भ में काफी अल्प होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल। पश्चिम बंगाल और केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा मराठा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठा। याद रखिएगा 54 नंबर की जो ये मराठा है, शिवाजी, मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को ही हम लोग अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। अष्टप्रधान में जो पेशवा का पद होता था वह बहुत प्रसिद्ध होता था। किसका पद? पेशवा का पद। अष्टप्रधान में पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद बहुत उच्च माना जाता था। 55 नंबर का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है। एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भारतीय उपमहाद्वीप जो है जिस विशाल भूखंड का भाग है उसे गोंडवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना कहते हैं। भूगोलवेताओं के अनुसार संपूर्ण विश्व पहले एक गोल यानी कि आकार में थी, जिसे उन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। और उनका कहना है कि लाखों वर्ष पहले इस पेंजिया जो है दो भागों में टूट गया। एक भाग कहलाया अंगारा लैंड, उत्तर का भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। ये हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया गोंडवाना लैंड। भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है अब तक जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो इसका आंसर बिल्कुल इसमें सभी है। इसमें तो ये सुंदरवन भी है, कच्छ की खाड़ी भी है, ग्रेट निकोबार भी है, नंदा देवी भी है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दी, इनमें से सभी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हम लोग 57 नंबर का कह रहा है, निम्न तापी इंजनों का प्रयोग अनुप्रयोग किसमें होता था? किसमें होता था? निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किसमें होता था? तो आंसर हो जाएगा रॉकेट
प्रौद्योगिकी में पहले निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बादल जो वायुमंडल में तैरता है, इसके तैरने का कारण क्या है, यह बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, कम घनत्व। कम घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? यानी कि उसका फैलाव एक ही राज्य में है, वह कौन सा पर्वत है? बिल्कुल इस ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी जो है केवल महाराष्ट्र राज्य में ही फैली है, दूसरे राज्य में इसका फैलाव नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अजंता पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? यानी कि हुगली में हमेशा लूटपाट की घटना होती थी, समुद्री लूटपाट होती थी, यह अड्डा किसने बनाया था? आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बना के रखा था, इसलिए आगे चलकर इसे वहां से बाहर किया गया। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर का है, मोरी लिपि। मोरी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? यानी कि किस वंश के लेखों द्वारा मोरी लिपि का प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोरी लिपि का प्रयोग जो है वो मराठों के द्वारा लिखे गए विलेखों में किया जाता था। मराठा जो विलेख लिखने का प्रयोग करते थे वह मोरी लिपि में करते थे। किस लिपि में? मोरी लिपि में। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, 62 नंबर का है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? किस ग्रह से टकराया था? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। याद रखिएगा, सुमेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु का नाम है, वह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अराकान योमा का विस्तार जो है म्यांमार में। जैसे मान लीजिए भारत की आकृति है, तो हिमालय पर्वत यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है म्यांमार के बगल से, तो ये पर्वत जो है अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय पर्वत का ही भाग है और यह फैला हुआ है म्यांमार के पूर्वी किनारे से लंबवत रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला यानी बुदबुद वैसे ही काम करता है जैसा करता है। आंसर क्या हो जाएगा? पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। कैसा काम करता है? उत्तल लेंस के भांति पानी में हवा का बुदबुद काम करता है। 65 नंबर का प्रश्न है, अमृतसर से दिल्ली होकर कलकत्ता तक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है अमृतसर से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 1 होता है, फिर दिल्ली से कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 होता है, तो अमृतसर से दिल्ली होकर कलकत्ता तक राष्ट्रीय राजमार्ग को हम लोग ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं। यानी 1 और 2 को सम्मिलित रूप से हम लोग ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं। तो अमृतसर से दिल्ली होकर कलकत्ता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं है, दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं, इसकी कोई एक संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। याद रखिएगा, ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? अगर प्रश्न पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। अगला प्रश्न है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
हरिजन शब्द का प्रयोग अछूतों के संबंध में सर्वप्रथम, आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने एक पत्र का प्रकाशन भी किया था हरिजन के नाम से। हरिजन के अगर प्रश्न पूछा जाए हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो याद रखिएगा हरिजन पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, तो 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। महात्मा गांधी की दो और पत्रिका का नाम आपको बता दें, आपको याद रख लीजिएगा। नवजीवन एक पत्रिका है, नवजीवन, जो गुजराती भाषा में है, और एक है यंग इंडिया। नवजीवन और, याद रखिए, दो पत्रिका आपको बता दिया गया, नवजीवन और एक हो गया यंग इंडिया। दोनों पत्रिका जो है वह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नवजीवन जो है वह गुजराती भाषा में है, यंग इंडिया जो है अंग्रेजी भाषा में है। इसके अलावा हरिजन एक अब जान गए। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था। बर्रा डकैती पूछे, सिंपल प्रश्न है, बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल। कहाँ था, पूर्वी बंगाल बर्रा डकैती का स्थान था। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषण कौन सा ईंधन करता है, बिल्कुल इस चारों में आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वायुमंडल को काफ़ी कम मात्रा में प्रदूषित करता है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया। ये क्वेश्चन विवाद है और हाल में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। इसमें भी उनके द्वारा दिए गए उत्तर में कई प्रकार विवाद का सामना करना पड़ा, उसे अपना उत्तर भी चेंज करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर फिर वही मामला है कि इसका आंसर एडजेक्ट होगा क्या। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया, भारत में उसका दूसरा प्रमुख आंदोलन था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था, याद रखिएगा 12 मार्च। डेट क्या है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह आंदोलन साबरमती से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ, साबरमती से प्रारंभ हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सविनय आंदोलन आरंभ कब हुआ। आरंभ कब हुआ, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि साबरमती से चलना प्रारंभ किए, इसलिए आंसर साबरमती होना चाहिए। जबकि कुछ मानते हैं कि डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़े, इसलिए डांडी होना चाहिए। तो यहाँ भी ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में बीपीएससी के द्वारा आंसर डांडी को माना गया है। किसको माना गया है, डांडी को माना गया है, इसलिए हम लोग आंसर डांडी देते हैं। लेकिन साबरमती भी कुछ पुस्तक में इसका आंसर दिया हुआ है। तो डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को साबरमती से चले थे और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़े थे। इसके साथ 78 अनुयायी गांधी जी के साथ चले थे, और यह बीच की दूरी कितनी है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो 375 किलोमीटर है। 375 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा अरब वासियों ने। किसने किया था, अरब वासियों ने भारत की जनता के संबंध में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। कहा जाता है अरब वासी सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करते थे, क्योंकि वो सो का उच्चारण हो करते थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, और सिंधु नदी के इस पार रहने वाली जनता को उन्होंने हिंदू कहा। इसलिए अरब वासियों द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, उल्का क्या है। उल्का क्या है, आंसर क्या होगा, बिल्कुल उल्का जो है एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश ही उल्का है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। ब्रह्मवादिनी यानी वैदिक काल में उस महिला का नाम बताना है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा।
लोपामुद्रा। याद रखिएगा, वैदिक काल में कुछ महिलाओं का नाम है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, और वह नाम है लोपामुद्रा, घोषा अपाला और सिकता। 4 महिलाओं का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और सिकता। नाम याद हो गया होगा। पुनः एक बार बता देता हूँ, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और सिकता। 4 नाम विदुषी महिला है जो वेद मंत्र की रचना करती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे गुप्त काल में? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। क्यों, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुक्रन से रक्षा करती है? कौन सी कला परिवर्धनशील जो है भ्रूण की शुक्रन से परिरक्षा करती है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा एमनियन। एमनियन जो है भ्रूण से शुक्रन से रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर का प्रश्न है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा भारत। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? भारत में था। 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? अभी भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक है? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति मांडुलन। आवृत्ति मांडुलन का प्रयोग श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने में किया जाता है। 79, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? कौन ऊंचाई वाला है? मध्य ऊंचाई वाला है। इसका आंसर हो जाएगा इस महाद्वीप में, सातों महाद्वीप में मध्य ऊंचाई वाला एशिया। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा मध्य ऊंचाई वाला। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेख में किस नाम से उल्लेख हुआ है? अशोक का अपने शिलालेख में किस नाम से उल्लेख हुआ है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अशोक का अपने शिलालेख में प्रियदर्शनी नाम से उल्लेख हुआ है। अशोक का प्रिय नाम क्या था? देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा अशोक, उसका पूरा नाम था। देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा अशोक, इसलिए प्रियदर्शी नाम याद रखिएगा, अशोक का नाम है। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प यानी सांप कौन सा है? कौन ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन ताप में पूछा जा रहा है। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 273 में 273 में 37 डिग्री जोड़ दीजिए। 273 में 37 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 310 केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन ताप में मानव शरीर का ताप हो जाएगा 310। अगर डिग्री सेल्सियस में मालूम है तो 273 उसमें जोड़ दीजिए। 273 प्लस 37 बराबर 310। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया? न्यूटन से पूर्व ही बता दिया सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। किसने बता दिया था? बिल्कुल 83 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ये आर्यभट्ट कौन थे? याद रखिएगा, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कौन काल के? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय किसकी रचना है? आर्यभट्ट की रचना है, याद रखिएगा। इस आर्यभट्टीय पुस्तक में इन्होंने बताया पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। इसी में इसने दशमलव प्रणाली का वर्णन भी किया था। तो याद हो गया होगा, न्यूटन से पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर का, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? नेत्र तंतु जो है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण अभ्यांतर प्रावर्तन। पूर्ण अभ्यांतर प्रावर्तन पर काम करता है नेत्र तंतु। अगला प्रश्न 85 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा?
बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा NPK। NPK जो है वह मिश्रित उर्वरक के अंतर्गत आता है। 86 नंबर, मीमांसा दर्शन के अनुसार किससे मुक्ति संभव है? मीमांसा दर्शन के अनुसार कहा जाता है किससे मुक्ति मिल सकती है? तो बिल्कुल मीमांसा दर्शन का मानना है कि कर्म कीजिए अच्छा, मुक्ति आपको मिल जाएगी, यानी कर्म के आधार पर ही मुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? यानी कौन व्यक्ति था जिसने मधुमक्खी की भाषा की पहचान किया और उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, KV फ्रीसक। KV फ्रिस्क जो है वो उन्होंने मधुमक्खी की भाषा की पहचान की, जिसका उनसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर का प्रश्न, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? यानी बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है उसे बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। 89 नंबर का प्रश्न है, फोटोग्राफी में अस्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? अस्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या होगा फोटोग्राफी में? 89 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 89 नंबर का उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट जो है अस्थायिकर के रूप में फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? किसमें आयोडीन है? बिल्कुल आयोडीन किसमें है? आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में क्या है? आयोडीन है। आयोडीन के मुंह से गलगंड या घेगा होता है। इसकी पूर्ति का एकमात्र साधन क्या है? आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना। 91 नंबर का, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? यानी किसके विरोध में इंडियन और इंडिपेंडेंस यानी इंडिया लीग की स्थापना हुई थी? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के विरोध के कारण ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा 1928। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में भी, नेहरू रिपोर्ट में भी मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक शासन की बात की थी, यानी कि अंग्रेजी सरकार के अंदर में रह करके शासन करने की बात, औपनिवेशिक शासन की बात की गई थी, जिससे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, खुद उसके बेटे जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति आदि युवा राष्ट्रवादी नेता ने इसका विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसका विरोध उसका बेटा जवाहरलाल नेहरू ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, सत्यमूर्ति ने किया, और भी बहुत सारे युवा राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इसका नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। और विरोध करने के कारण आगे चले विरोध को ही उजागर करने के लिए इन्होंने मिल करके, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने मिल करके 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन सामुनिधित करता है? आंसर क्या होगा? राज्य सरकार को कृषि आयकर सामुनोदित करता है भारत का संविधान। कौन करता है? भारत का संविधान, यानी कि राज्य सरकार को यह अधिकार देता है। आगे बढ़ते हैं, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति प्रतिमा में देवाकृत प्राय कितनी भुजाओं वाली है? यानी कि नटराज की कांस्य मूर्ति जो है वह, उसमें जो देवताओं की आकृति बनाई गई है वह कितनी भुजाओं वाली है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। कितनी भुजा वाली? चतुर्भुज। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? आंसर क्या होगा? पर्णशिलता। क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा पर्णशिलता के कारण श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई। 95 नंबर का प्रश्न है, 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? आंसर क्या होगा? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू।
अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। 96 नंबर का प्रश्न है, येलो केक, येलो केक, येलो केक क्या है? येलो केक क्या है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल येलो केक जो है यूरेनियम ऑक्साइड है। क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड है येलो केक, यानी यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। 97 नंबर का प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल दिनेश गोस्वामी का संबंध, समिति का संबंध चुनाव से था। किससे था? चुनाव से था। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल ये तीनों द्वीप का निर्माण करने वाली नदी का नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का भिन्न है? यानी कौन तीन एक समान शब्द हैं और अलग कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कोश। कोश अन्य तीनों से अलग है। कुल, परिवार के कुल मुखिया होते थे, परिवार में ही वंश होता था और परिवार में ही गोत्र होता है, यानी तीनों एक समान जुड़ा हुआ है। कोश एक अलग चीज है, इसलिए कोश को बाहर कर दीजिए। आंसर हो जाएगा कोश। अंतिम प्रश्न, सवा प्रश्न है, सतीश गुजराल क्या है? सतीश गुजराल क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सतीश गुजराल एक चित्रकार है। क्या है? चित्रकार है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल हमें बताइए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो, आपकी जानकारी में वृद्धि हुई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। ये 10वां वीडियो था। इससे पहले 9 वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाया जा चुका है और इसका PDF मैं दे दूंगा, आप लोग उसे भी लोड करके अपना प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।